बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 25 होगा और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम नंबर 4 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं 18.4 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18.4, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स with a speed of v is equal to 0.85 c. Find its total energy and kinetic energy in electron volts. स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 18.4 की आपने स्टेटमेंट सुन ली है। यहाँ पूछा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद स्पीड 0.85 c। टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, ये इसकी स्पीड है। टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और कौन सी यूनिट्स में फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो हमें डेटा क्या गिवन है? डेटा सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी गिवन है, v इज़ इक्वल टू 0.85 c और इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास हमें ऑलमोस्ट पता है, जिसको हम डेल्टा m नॉट कहते हैं। ये होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसकी रेस्ट मास एनर्जी फाइंड करते हैं। तो रेस्ट मास एनर्जी क्या होगी? रेस्ट मास एनर्जी फाइंड करने के लिए हम आइंस्टाइन की इक्वेशन, स्टेट ऑफ आर्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। ई नॉट यानी रेस्ट मास एनर्जी है तो ई नॉट यूज़ करेंगे और डेल्टा m नॉट सी स्क्वेयर। यहाँ पे हम सिंपली मास की वैल्यू पुट करेंगे और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी। तो ई नॉट जो है हमारे पास क्या होगा? रेस्ट मास हमारे पास कितना बन रहा है इसका? 9.11 10⁻⁻31 kg और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है जी? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। और इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेस्ट मास एनर्जी जो बनती है 8.1918 इंटू 10⁻⁻14 जाउल्स बनती है। ये जाउल्स में है, लेकिन हमने एनर्जी किस में फाइंड करनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। 1918 10⁻⁻14 जाउल्स डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.602 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। तो आप इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.51 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है और 6 तो मेगा होता है तो इसलिए हम इसको मेगा में लिखते हैं। 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी हमने सॉल्व कर ली है। स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करनी है टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी हम फाइंड करेंगे और टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है। टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी जो कि क्या होती है? ई नॉट प्लस और फिर काइनेटिक एनर्जी के ई। ठीक है, टोटल एनर्जी को हम ई कह लेते हैं तो ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। ई इज़ इक्वल टू ई नॉट प्लस के ई। अब हम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, चूँकि बहुत ज़्यादा स्पीड है तो इसलिए इसका जो मास है वो m नॉट नहीं रहेगा, बल्कि ये चेंज होकर m हो जाएगा, डेल्टा m हो जाएगा। और ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स का मास चेंज हो जाता है, मास इंक्रीज़ कर जाता है, तो इसलिए इसका मास बढ़ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इसकी टोटल एनर्जी हम फाइंड करेंगे। टोटल एनर्जी में से हम इसकी निकालेंगे रेस्ट मास एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फाइनली जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा E माइनस ई नॉट। तो हमने ई नॉट यहाँ पे सॉल्व कर ली है, ये ई नॉट है
ई नॉट, ये हमने सॉल्व कर ली है। इसके बाद हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे ई, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये इक्वेशन ए है, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी का जो फार्मूला है आइंस्टाइन की इक्वेशन से ही आएगा, वो भी E इज़ इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये डेल्टा एम जो है मूविंग इलेक्ट्रॉन का है, जबकि डेल्टा एम नॉट जो है वो रेस्ट इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये डेल्टा एम का हमें पता नहीं है, तो डेल्टा एम हम कहाँ से लाएंगे? डेल्टा एम लाएंगे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट से, जो कि बराबर किसके होता है? एम नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर के। तो इसकी जगह डेल्टा एम की जगह हम ये वाला जो प्लग इन करेंगे एक्सप्रेशन, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, E इज़ इक्वल टू एम नॉट, इसको डेल्टा एम नॉट ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ना भी करें तो मसला नहीं है। डेल्टा एम नॉट सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। स्टूडेंट्स अभी आप अगर गौर से देखें तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये रेस्ट मास एनर्जी है। यहाँ पे देखें ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट सी स्क्वेयर, तो इसको हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा एम नॉट सी स्क्वेयर क्या है? ई नॉट है, और ई नॉट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डी ई इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी है, याद रखें टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। ये हमारे पास आ गई। ई नॉट हमें पता है, ई नॉट की वैल्यू है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके अंदर आप प्लग इन कर दें वैल्यूज़। ई टोटल एनर्जी है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 0.85 सी, 0.85 सी है, इसका स्क्वायर लेंगे और नीचे जो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.85 का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो ये बन जाएगा 0.7225, 0.7225 और सी का स्क्वायर है, नीचे भी सी का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो सी का स्क्वायर सी के स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो ये बनेगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस आप करेंगे 1 माइनस 0.707 करेंगे 1.7225 अगर आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो है यह आ जाएगा 0.2775 और इसका हम लेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी E इज़ इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई, इसको अगर आप करेंगे 0.227 को सॉल्व करेंगे इस तरह से कर लेते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट 0.2775, तो ये हो जाएगा E इज़ इक्वल टू 0.511 10 टू पावर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.89 या 1.89 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो 1.9 बन जाएगा। ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, यानी ये अब जो फैक्टर है ये किस वजह से आ रहा है, उसकी मोशन की वजह से आ रहा है। ये रेस्ट मास एनर्जी है और उसके साथ ये जो मल्टीप्लायर आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, उसकी
मोशन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से आ रहा है। तो बहरहाल हम टोटल फाइंड कर लेते हैं, बाद में रेस्ट मास एनर्जी उसमें से निकाल लेंगे। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये टोटल हमारे पास आएगा 0.970 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.970 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टोटल आ गई। अब टोटल एनर्जी भी हमसे पूछी हुई थी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी हुई थी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम किस तरह से करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस ई नॉट। टोटल एनर्जी हमारे पास 0.970 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ई नॉट हमारे पास है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। अब इसको अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, इतनी स्पीड के साथ वो मूव करे कि 0.85 c के साथ मूव करे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टोटल एनर्जी उसकी हो जाएगी 0.970 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 18.5। The rest mass of proton is 1.673 into 10 to power minus 27 kg. At what speed would the mass of electron be tripled? नेक्स्ट प्रॉब्लम है 18.5। इसमें रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन इतना है, एट व्हाट स्पीड वुड द मास ऑफ प्रोटॉन बी ट्रिपल्ड। तो इसमें हमने ये फाइंड करना है कि अगर हमें प्रोटॉन का मूविंग, हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसका मास बढ़ जाता है, तो हम प्रोटॉन के मास को ट्रिपल करना चाहते हैं। तो हमें कितनी स्पीड चाहिए कि उस स्पीड पे प्रोटॉन अगर मूव करेगा तो इसका मास ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, लेकिन मज़े की बात ये कि इस प्रॉब्लम में प्रोटॉन के एग्जैक्ट मास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेशो से ये सॉल्व हो जाएगा। तो बहरहाल रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन एम नॉट गिवन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1.673 10 टू पावर माइनस 27 kg में है। अगर प्रोटॉन को हम मूव करें विद स्पीड v, ये स्पीड हमें चाहिए फाइंड करनी है, और इतनी स्पीड चाहिए कि जब हमारे पास जो मास होगा डेल्टा m, वो डेल्टा m नॉट के ट्रिपल हो जाएगा, डेल्टा m नॉट का एग्जैक्टली 3 टाइम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा m का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्या आता है रिलेशन, डेल्टा m इज़ इक्वल टू डेल्टा m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमने इसको चेंज करना है। इसको कितना करना है कि ये जब स्पीड, प्रोटॉन की जब स्पीड बढ़ेगी तो उसका ये वाला मास बढ़ेगा, ये रेस्ट मास है, ये तो नहीं बढ़ेगा, तो ये मास उसका बढ़ेगा, यानी मूविंग मास जो उसका होगा वो ज़्यादा होगा, रिलेटिव मास। तो हम चाहते हैं कि ये कितना हो जाए, ये इसका ट्रिपल हो जाए, यानी 3m नॉट हो जाए, ये 3 डेल्टा m नॉट हो जाए। तो ये डेल्टा m नॉट है और ये हो जाएगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस पूरे रिलेशन को उठा के इधर ले आते हैं एक्सप्रेशन को, और इसको उठा के इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा m नॉट डिवाइडेड बाई 3 डेल्टा m नॉट। डेल्टा m नॉट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं इसको 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर रूट को हटाते हैं। फाइंड हमने वेलोसिटी करनी है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन
सी स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वेयर लिया तो ये 1/9 हो जाएगा, इसके ऊपर से स्क्वेयर रूट हट जाएगा। अब माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/9 -1, दोनों तरफ माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 - 1/9, और वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.889, 0.888, ये चलता जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 9 हो जाएगा। कैलकुलेशन है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.8889, सी स्क्वेयर दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लें तो वी आ जाएगा 0.8889 सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी इस तरह से 0.9428, 0.9428 सी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर इस वेलोसिटी के साथ प्रोटॉन को अगर हम मूव कराएं तो उसका मास जो है वो ट्रिपल हो जाएगा, यानी उसका मास जो 1.673 10⁻⁻27 था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना उसका इफेक्टिव मास जो हो जाएगा, मूविंग मास या रिलेटिव मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, Problem number 18.6. At what fraction of speed of light must a particle move so that its kinetic energy is 1.5 times its rest energy? प्रॉब्लम नंबर 18.6 है at what fraction of speed of light must a particle moves so that its kinetic energy is 1.5 times its total its rest energy। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये फाइंड करना है कि जिसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है 1.5 टाइम रेस्ट एनर्जी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 1.5 टाइम यानी 1.5 टाइम्स बनता है, 1.5 टाइम बनता है 1.5 टाइम्स। क्वेश्चन में 1.5 दिया हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन को 1.5 या 1.5 टाइम से सॉल्व करेंगे तो बुक का जो आंसर है वो मैच नहीं करता। तो बुक का जो आंसर है वो मैच करता है हाफ टाइम के साथ, यानी टोटल एनर्जी जो है, अगर आपके पास क्वेश्चन को समझ लें कि इलेक्ट्रॉन को या कोई भी पार्टिकल है, किसी पार्टिकल को हमने मूव करना है, इतना मूव करना है कि उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि उसके रेस्ट मास का आधा हो जाए। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी होती है? टोटल एनर्जी होती है E इज़ इक्वल टू E0 रेस्ट मास एनर्जी प्लस KE काइनेटिक एनर्जी। तो हमने वो एनर्जी वो स्पीड फाइंड करनी है कि जिसके ऊपर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसका आधा हो जाए, रेस्ट मास एनर्जी का आधा हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन के मुताबिक 1.5 होना चाहिए, 1 + 1/2 होना चाहिए, बट हम इसको हाफ करेंगे। आप देखिएगा आंसर इसी के साथ सही आता है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो भी हम आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि कहाँ पे मसला है, बट इसको पहले देख लें, इसको हाफ कर लें। 1 + 1/2 के बजाय इसको सिर्फ हाफ करके देख लें। E इज़ इक्वल टू E0 प्लस, तो ये कितना होना चाहिए? रेस्ट मास एनर्जी का हाफ होना चाहिए, तो E/2 होना चाहिए, E0/2 होना चाहिए। अब यहाँ से अगर आप E0 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा आंसर आपके पास? E0 ऐसे आ जाएगा 1 + 1/2। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये बन रहा है क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बजाय टोटल एनर्जी होना चाहिए था, यानी टोटल एनर्जी 1.5 टाइम्स रेस्ट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बजाय टोटल। आई थिंक ये क्वेश्चन इस तरह से है, बट अगर आप काइनेटिक एनर्जी को 1.5 रखेंगे तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा, कुछ और आएगा, बुक के साथ मैच नहीं होगा। हो सकता है आपकी बुक्स में जिस तरह हो, लेकिन आपने स्टूडेंट्स प्रोसीजर को देखना है, तरीका देखना है। क्वेश्चन की सॉल्यूशन में या मैथमेटिक्स में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकता है, बट प्रोसीजर हमारा ठीक होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आपने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो हम बुक के साथ मैच करने की कोशिश करें, हो सकता है आपकी बुक में आंसर डिफरेंट हो, लेकिन ये लग ये रहा है कि क्वेश्चन है
कि टोटल क्वेश्चन इस तरह से है कि एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट मस्ट ए पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स टोटल एनर्जी इज़ 1.5 टाइम इट्स रेस्ट एनर्जी। ये जो कि हमें यहाँ से नज़र आ रहा है, लेकिन कैसे आया है कि काइनेटिक एनर्जी को हम रेस्ट एनर्जी का आधा लेते हैं तो टोटल एनर्जी जो है वो रेस्ट एनर्जी का जो है 1.5 टाइम बन जाती है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो E बनेगा E इज़ इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 प्लस 1 3/2 बन जाएगा ये। तो E किसके बराबर आ गया? E आ जाएगा 3/2 E नॉट। ये रिलेशन आपने नोट करना है। अब अगर पार्टिकल मूव करता है विद सर्टेन स्पीड तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? उसकी एनर्जी हो जाएगी E इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी, E इज़ इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर। यहाँ पे डेल्टा एम किसके बराबर है? डेल्टा एम बराबर है डेल्टा एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो इसको उठा के यहाँ पे प्लग इन करते हैं। E इज़ इक्वल टू डेल्टा एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। अब स्टूडेंट्स डेल्टा एम नॉट सी स्क्वेयर आपके पास क्या है? वो E नॉट है। E नॉट इज़ इक्वल टू डेल्टा एम नॉट सी स्क्वेयर। तो इसके बजाय हम यहाँ पे E नॉट पुट कर लेते हैं। तो अब ये रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, E इज़ इक्वल टू E नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो हम चाहते हैं कि ये एनर्जी कितनी हो जाए? ये एनर्जी हो जाए हमारे पास कितनी, जो हमने सॉल्व की है 3/2 E नॉट हो जाए। तो अब इसको भी रिप्लेस करेंगे, 3/2 E नॉट के साथ रिप्लेस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3/2 E नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो अब इसका सलूशन आसान हो गया। आप उसी तरह ही करेंगे जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किया है। इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के इस तरफ कर लेंगे और इसको इसके नीचे ले आएंगे E नॉट के नीचे। तो ये बनेगा 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इज़ इक्वल टू E नॉट अपॉन 3/2 E नॉट। तो E नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास ये कुछ रिलेशन इस तरह से बन रहा है, 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इज़ इक्वल टू 2/3। ठीक है जी, दोनों तरफ स्क्वेयर ले लें तो स्क्वेयर रूट हट जाएगा। 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4/9 आ जाएगा। 1 को इस तरफ ले आएँ तो माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4/9 माइनस 1 हो जाएगा। माइनस के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 1 माइनस 4/9 हो जाएगा। तो यहाँ से वी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी? वी स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 0. इसको आप माइनस करें तो आंसर आएगा 0.555 सी स्क्वेयर। 0.555 सी यहाँ था तो इस तरफ चला जाएगा, सी स्क्वेयर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लें तो ये हो जाएगा v इज़ इक्वल टू 0.555 सी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। सॉल्व करने से आपके पास ये आएगा 0.74535, 0.74535 सी आ जाएगा। वेलोसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी? इतनी। किसी भी पार्टिकल को अगर हम इस वेलोसिटी के साथ मूव करें तो उसकी टोटल एनर्जी उसकी रेस्ट मास एनर्जी से 1.5 बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? E इज़ इक्वल टू E नॉट 1 प्लस हाफ हो जाएगी, या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है कितनी हो जाएगी? E नॉट अपॉन 2 हो जाएगी। दोनों बातें दुरुस्त हैं।
इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लमों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।